प्रणाम इंडिया, मैं हूं रतन नेगी। प्रणाम इंडिया, मैं हूं गिरधर शर्मा। और मैं हूँ राजीव राव। प्रणाम इंडिया की शुरुआत करते हैं आज के मंत्र के साथ। सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। प्रातः काल की मंगल वेला मैं अपने लिए नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए जीऊं, इस भाव के साथ मेरा प्रभात हो। वही प्रभात सुप्रभात है जो विश्व की मंगल कामना के साथ प्रारंभ होता है। शुभम करोतु कल्याणम। हे प्रभु, हे मालिक, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण हो। आरोग्यम सुख संपदाम, सभी स्वस्थ हों, सभी सुख और संपदा और शांति से परिपूर्ण हो। शत्रु बुद्धि विनाशाय, मेरे भीतर जो शत्रु बुद्धि हो। कई बार तो लोग ऐसा करते हैं कि शत्रु बुद्धि, मेरा जो शत्रु है उसकी बुद्धि का विनाश हो जाए, लेकिन नहीं, मेरे भीतर जो शत्रु बुद्धि है, मेरे भीतर जो किसी के प्रति कोई वैर का द्वेष का भाव हो, प्रभु उस शत्रु बुद्धि का विनाश हो। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ऐसी ज्योति, ऐसा दीपक, ऐसा प्रकाश जो मेरे बाहर ही नहीं मेरे भीतर प्रकट है, मैं उस ज्योति को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने को समर्पित करता हूँ। चलिए, अखबारों ने क्या कुछ रखा है पहले पेज पर बताते हैं। अमर उजाला लिखता है महाकुंभ में मातम, 41 की मौत, 50 घायल। राष्ट्रीय सहारा लिखता है इलाहाबाद स्टेशन पर भगदड़, 22 मरे। गिरधर जी, जो ताज़ा अपडेट नेटो 10 के पास है, इस वक्त मृतकों की संख्या 46 पहुंच चुकी है। अखबार रात को छप जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो जायज़ 41 की मौत, 50 घायल हैं, और राष्ट्रीय सहारा में इलाहाबाद स्टेशन पर भगदड़ में 22 मरे। दैनिक जागरण क्या कहता है और राजीव जी के पास क्या है अखबार, वो क्या कहता है पूछिए। दैनिक जागरण में इलाहाबाद स्टेशन पर हादसा, 31 मरे। जी और फर्स्ट लीड तो यही है, खैर बाकी सेकंड लीड की तो अभी आपने खैर उसमें भी चर्चा नहीं की। जी। लेकिन जो सेकंड लीड है, इसमें फांसी पर चढ़ा सियासत का पारा और सरचार्ज से रेल किराया बढ़ाने की तैयारी। और जो मेरे पास इंग्लिश के 2 अखबार हैं, इसमें इलाहाबाद से संबंधित खबरें, क्योंकि ये अखबार काफ़ी पहले छप जाते हैं रात को। इसमें ओमर स्लैम्स गुरु हैंगिंग सेज इट विल हैव रिपरकशंस इन J&K। और जो द ट्रिब्यून में है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडिंग थी, और द ट्रिब्यून में वैली टेंस कर्फ्यू कंटिन्यूज। ये 2 इसमें लीड दी है इन्होंने। और दूसरी जो लीड है वो भी ओमर स्लैम्स गुरुज एक्सक्यूशन सेज इट विल एलिनेशन, ये जो इन्होंने दी है। इसमें कुंभ की खबर लगभग फ्रंट पेज पे तो ना के बराबर है। और बाकी हिंदुस्तान शायद राजीव राव जी के पास है। देखते हैं। आई नेक्स्ट भी मेरे पास है। आई नेक्स्ट में इलाहाबाद में हादसा, 25 की मौत, आई नेक्स्ट कह रहा है। और हिंदुस्तान टाइम्स में फोटो है, अ सी ऑफ पीपल टेक द होली डिप, करोड़ों लोगों ने पवित्र स्नान किया। ये हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी का अखबार विद फोटो है। लेकिन जैसे सारे समाचार पत्र हैं, बैनर खबर है सब में यही। जनवाणी कह रहा है कुंभ में मचा कोहराम, रेलिंग टूटने और भगदड़ से 17 लोगों की मौत। और हिंदुस्तान में भी बैनर खबर है, और हिंदुस्तान की हेडलाइन है इलाहाबाद में मौत का मेला। और ऊपर है जो संख्या दी गई, 31 लोगों की स्टेशन पर मौत हुई, 5 लोगों की मौत मेले में भी। इस तरह से समाचार पत्र है। और निश्चित तौर पर ये आंकड़ा भी अलग अलग है, और आंकड़े अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन कहीं 25, कहीं 12, कहीं 31, कहीं 5। और इसने जो है एग्जैक्टली कुछ बहुत चालाकी से या बहुत जिस रूप में होना चाहिए था, क्योंकि शायद हिंदुस्तान के संपादक को भी एहसास हो रहा था कि मौत का आंकड़ा लगातार बदल सकता है, इसलिए उन्होंने
हेडिंग में जो है मौत का आंकड़ा नहीं दिया, उन्होंने कहा इलाहाबाद में मौत का मेला, और निश्चित तौर पर मौत का मेला ये कह रहा है कि ये मेला है, ये बढ़ सकता है। 31 लोगों की स्टेशन पर मौत भी ये संख्या दे दी, 5 लोगों की मौत मेले में भी ये संख्या भी दे दी, और मौत का मेला भी कह दिया। तो अपने आप में ये हेडिंग कह रही है कि अगर आज के ज़माने में टेलीविज़न का युग नहीं भी होता, और जिन लोगों को टेलीविज़न नहीं देख पाते हैं जिन शोरों में, वो इस हेडिंग से जरूर समझेंगे कि ये मौत का मेला, मतलब जो संख्या है ये संख्या कम है, ये संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल इसी पर चर्चा करेंगे। अभी सुबह जो हमारे इलाहाबाद अपने संवाददाता से बात हुई थी, उन्होंने भी जानकारी दी कि इस वक्त मृतकों की संख्या 46 तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन्होंने हादसा सबने दिया है, कब कब कहाँ पर क्या क्या हुआ। पहले लाठीचार्ज वहाँ पर होती है, भगदड़, क्योंकि लोग काफ़ी भीड़ होते हैं। लेकिन जो सवाल यहाँ पर मिला, फुट ओवर ब्रिज 40 से 50 साल पुराना था, वहाँ से करोड़ों लोग गुजर रहे थे। आखिर प्रशासन और रेलवे प्रशासन ने शुद्ध क्यों नहीं ली? गिरधर जी, क्या लगता है कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? बिल्कुल सबको पता है कि जब कुंभ के स्नान के बाद लोग लौटते हैं तो बस या तो बस स्टेशन पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। जी। जितनी सुविधाएं और जितनी प्रशासन की चौकसी कुंभ मेले के अंदर होती है, कुंभ मेला क्षेत्र ही रेलवे स्टेशन उस टाइम होता है, और बस स्टेशन, उसमें भी उतनी चौकसी होनी चाहिए। और सबको पता है कि करोड़ों लोग उस पुल से गुजरेंगे, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो वो पुल था जो 40 से 50 साल पुराना आप बता रहे हो, उस पुल से नेचुरली लोग गुजरे होंगे, और गुजरना उनका लाजमी भी था, क्योंकि उन्होंने अपने अपने घर जाना था। तो वहाँ पर कितने लोगों को कैसे छोड़ा जाना है, ये सब प्रशासन की वहाँ पर फेलियर रहा है। और वो पुल पे ओवरलोड होने की वजह से, जैसा मैं सुबह टीवी में देख रहा था कई चैनलों में, कि ओवरलोड होने की वजह से वो पुल टूट गया। जी। और प्रशासन को इसमें पहले से ही चौकसी होनी चाहिए थी कि ये पुल बहुत पुराना है, इसमें इतने से ज़्यादा लोग अगर चलेंगे बिल्कुल, और एक जगह ठहरेंगे, और उसको ऊपर से लाठीचार्ज, जी, जो कि लाठीचार्ज हुआ, जिससे कि उस पुल पे भगदड़ मची, और उसके बाद वो पुल धराशायी होकर गिर पड़ा और इतने लोगों की मौत हुई, 300 लोग के करीब घायल भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चूक इसमें प्रशासन की मानी जाएगी। हाँ राजीव जी, जब रिपोर्टर से हमारी बात हुई इलाहाबाद से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भीड़ इतनी थी, उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की। क्या लगता है भीड़ कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज की जरूरत पड़ी पुलिस को? मूल रूप से ये जो कार्यक्रम आपका है, जिसमें करंट घटनाक्रम हो रहा है, कल से लगातार आप दे रहे हैं और अभी आप देते रहेंगे। अभी मूल रूप से समाचार पत्रों में, जब जिन लोगों के हाथ में समाचार पत्र होंगे, वो आपके नजरिए से समझना चाहेंगे कि समाचार पत्रों में अलग अलग हेडलाइंस, अलग अलग विषय क्यों है। क्योंकि आपका रिपोर्टर और आप और आपके तमाम हर पल की आप न्यूज़ देते रहेंगे। इस नजरिए से जो लोगों को, अगर किसी एक के घर में एक अखबार आया, उसने 31 आके बाहर बताया कि यार 31 की मौत हो गई, दूसरे के यहाँ अमर उजाला आया, उसने कहा नहीं 41 की मौत हो गई, और अगर इलाहाबाद में मौत का मेला हिंदुस्तान आया किसी के यहाँ, तो उसने 31 5 36 की मौत हो गई। आईएनएक्स ये जो अगर जनवाणी जो पढ़ता है वो तो दावा करेगा 17 की मौत हुई है। यार तुम गलत बोल रहे हो। हमारे नजरिए से लोग इस भ्रांति को समझना चाहेंगे। इस समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन दर्शकों को जो प्रणाम मीडिया देखते हैं, उनको इस भ्रांति पर हम केंद्रित करें। बिल्कुल, और बिल्कुल राजीव जी, आपने बहुत सही बात की। और लेटेस्ट अपडेट जो हमारे इलाहाबाद कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया, मेरे ख्याल से आपने 46 बताया, तो 46 की मौत वहाँ हो चुकी है, और जो बड़ी दुखद घटना है, और कई लोग घायल हैं, और उसमें कितने लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये अखबारों के जो आपने बताया कन्फ्यूजन, इससे क्या होता है कि अब कोई 17 ही सिर्फ बता रहा है जनवाणी सिर्फ, जबकि अमर उजाला ने काफी आगे बढ़कर 41 की मौत बताई है जी। तो, और दैनिक जागरण तो 31 रहा। इसको मैं सोचता हूँ कि शायद अपने आंकड़े के साथ साथ हमें सरकारी आंकड़े और उनको मिलाकर, सरकारी आंकड़े तो हमेशा कम बताए जाते हैं शुरुआत में, अगर आपको पता होगा, तो अभी शायद 10-15 पे ही अटके होंगे या 20 पे अटके होंगे। लेकिन जो वहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनको लेटेस्ट अपडेट मेरे ख्याल से डालना चाहिए अखबारों में, क्योंकि ये इस तरह से कंफ्यूजन पैदा करना, इसमें भी और अधिक कंफ्यूजन होगा। अभी जो जागरण आपके पास है, इसमें 31 लिखा हुआ है, और जो वहाँ का जागरण होगा, गारंटी नहीं है कि जो कर्णप्रयाग जागरण गया होगा, क्योंकि वो एडिशन पहले छप चुका है। बिल्कुल, तो उसमें 31 वर्ड लाइन, 31 की मौत। हिंदुस्तान में यही होगा, जो कर्णप्रयाग गौचर चमोली गया होगा अखबार, या उत्तरकाशी डेप्थ में गया होगा, रात के 10 बजे 11 बजे छूटा होगा, और 10 बजे 11 बजे जो हम समाचार दे रहे थे, तब संख्या 15 और 20 के आसपास थी। आपको ध्यान होगा जी। और 15 और 20 को ये बढ़ती गई। ये लास्ट एडिशन है, ये सिटी एडिशन है मेरे ख्याल से, और इसके लिए इंतजार किया गया। मुझे ध्यान आ रहा है गिरधर जी, एक समय पर ये सब होता क्यों, और कितनी कठिन होता है अखबारों के लिए, बहुत कठिन परिस्थिति, बहुत चुनौती होती है अखबार के लिए। हमारे पास इस मामले में एक लिवरेज है कि हमें जो सूचना मिल रही है हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ संख्या चल रही 21, और 1 मिनट बाद संख्या 22 हो गई, तो हट के 22 हो गया, हमारे टेक्स्ट में भी आ गया। लेकिन यहाँ बड़ी दिक्कत है, यहाँ बहुत मैं आपको और जो तमाम दर्शक है, जब मैं इंटर्न था और अमर उजाला में मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, सुभाष गुप्ता जी उस समय संपादक थे, और एक रात अचानक ऐसा हुआ कि हम लोग सीखते थे, 21 दिन की ट्रेनिंग के दौरान हमको रोक दिया गया। उस दिन नाश्ता वास्ता भी कुछ रोटी पूरी मिल गई। तो हमको आश्चर्य हुआ, हम इंटर्न है, हम 2-3 लोग थे, कि क्यों हमको रोका गया। रुको, समझ में नहीं आया। एक खबर बनी हुई है, खबर बन गई 4 कॉलम की या 3 कॉलम की, ज्वाठा की मौत, मेरे ख्याल ज्वाठा पूर्व मंत्री थे,
और मोटा मोटा खबर बनी हुई उनके शोक की लहर जो कुछ भी बनना था, एक एक कॉलम की खबर बनी हुई है। और बार बार फोन हो रहे हैं, चंडीगढ़ में मेरे ख्याल से एडमिट थे वो, बहुत साल पहले की बात है, बार बार फोन हो रहे हैं। तो स्ट्रेस देखिए कि सब कुछ हो रखा है लेकिन एडिशन नहीं छूट रहा। गढ़वाल एडिशन छूट गया, सिटी एडिशन फिर भी रुका हुआ, हम भी रुके हुए। अब हम इंटर्न, हमें पता ही नहीं हेडलाइन क्या होती है। हम सोच रहे हैं यार ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्यों हमें रोक रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं। फिर हमने किसी तरह सीनियर से पूछा तो उन्होंने जो हमारे सीनियर देवेंद्र सत्ती जी थे उस दौर में, और कई सारे लोग थे, तो उन्होंने हमें समझाया कि नहीं अभी हम कंफर्म कर रहे हैं कि मौत हुई है कि नहीं हुई है। लगभग माना जा रहा है कि मौत हो सकती है। तो हो सकता है मैं अमर उजाला में था, दूसरा अखबार जागरण बगल में था, वहां भी इंतजार हो रहा हो कौन सही सूचना, कौन एक्यूरेट सूचना दे रहे हैं। तो एक्यूरेट आपने बना दी, मौत होगी तो मौत के पीछे क्या होगा। और वो बीमार थे, एडमिट थे, बड़ी खबर थी। अब एक तरह से परिवार की कामना कर रहा था कि भाई उनका सुरक्षित बच जाए, लेकिन एक पत्रकार जो परेशान है, उसे घर जाना है, उसकी पत्नी इंतजार कर रही है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, वो ये सोच रहा है कहीं पर उसके मन के भाग में 99% वो नहीं चाहेगा ऐसा हादसा हो, लेकिन 1% वो सोच रहा है यदि मौत होनी है तो जल्दी होता, कम से कम मैं घर तो जाऊं और हेडलाइन बनाऊं, क्योंकि उसने भोजन नहीं खाया, कुछ नहीं किया। कितनी विपरीत परिस्थिति में इस समय अखबार के पत्रकारों को ऐसे समय पे संख्या भी खराब ना हो, एक्यूरेट संख्या भी जाए। अब मौत पे कंपटीशन है, दुखद बात है, लेकिन कंपटीशन जरूरी है। वहां इस बात को लेकर डांट पड़ेगी अखबारों में कि भाई वहां 31 है, तुम 37 पे रह गए। और अगर एक संख्या तुक्के से अधिक हो गई, इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये होता है, अगर 40 मरे, ज्यादा ना हो जाए, 38 लिख दो कोई बात नहीं, 41 हो गया, आप 41 में मौत कैसे दिखाओगे। तो ये बहुत कठिन घड़ी अखबार वालों के लिए भी होती है। और निश्चित तौर पर उन तमाम अखबार के साथियों को जो इंतजार किया उन्होंने, और अंत तक ये मेरे ख्याल से 12, 1, 1:30, 2 बजे तक के आंकड़े हैं जी, जो कम से कम जागरण में और उसमें अमर उजाला में और हिंदुस्तान में जी, बाकी अखबार जरूर जो है सुस्ती कर गए, इसलिए जो बहुत पीछे रह गए। लेकिन मैं इसके उलट एक बात जरूर इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लिए कहना चाहूंगा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा अभी जी। उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल को मौत दिन में दिखा दी थी एक बार इस चैनल ने, एकदम से झटके में, क्योंकि कंपटीशन ऐसा है कि सोचते हैं कि जैसे इसमें लास्ट तक इंतजार करते हैं कंफर्म करने के लिए, और उसमें सबसे पहले ब्रेकिंग देने के लिए एक कंपटीशन होता है उल्टा। इसके उलट होता है, इसमें होता है कंपटीशन कि हम बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट दें। 2 दिन पहले कादर खान की मौत दिखा दी, और उसमें उन्होंने इंदु कुमार गुजराल पूर्व प्रधानमंत्री की मौत दिखा दी, फ्लैश ला दिया। उसके बाद फिर उन्होंने बहुत देर तक कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि उस टाइम तक उनकी डेथ नहीं हुई थी, उनकी डेथ शाम को जाके हुई, रात को। 2 दिन पहले कादर खान की मौत हो गई। तो अब कादर खान अब इसको उलट है, कादर खान को बताना पड़ा, मैं परेशान हूं। उसमें पहले दिखाने की जद्दोजहद है, इसमें बाद में दिखाने की लेटेस्ट अपडेट की जद्दोजहद है। ये चैनल में और इसमें बड़ा फर्क है। और ये इसमें वाकई में कई बार आदमी उसमें डांट पड़ती है, इसमें ये डांट पड़ती है कि आपने इतना कम क्यों दिखाया, लेटेस्ट क्यों नहीं दिखाया। और उस इलेक्ट्रॉनिक चैनल में ये डांट पड़ती है रिपोर्टरों को कि आपने सबसे पहले क्यों नहीं दिखाया। तो ये एक मीडिया का अपना अपना क्रेज है, अपना अपना क्रेज भी। और इस रूप में जब पाठक जो है अलग अलग जानकारी उन्हें मिलती है, तो कृपया कंफ्यूज ना हो। अगर आप फोन करेंगे कर्णप्रयाग से रिश्तेदार को देहरादून में, तो वो कहेगा 31 मर गए, 38 मर गए, आपके अखबार में होगा 25 मर गए, क्योंकि आपका एडिशन 10 बजे 8 बजे छूट जाता है, 11 बजे छूट जाता है। तो उनको तमाम जो हमारे अखबार के दर्शक है उनको भी ये जानकारी दिए जाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आज विचलित होंगे, कंफ्यूज होंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और कई बार क्या होता है कि ऐसे ही हेडलाइन से अखबार की साख पर बट्टा लग जाता है, पाठक को लगता है कि नहीं यार अखबार गलत है। तो उस अखबार के निर्माण की परिस्थिति क्या है उसको बतानी बेहद जरूरी थी, शायद इसलिए मैं आपका समय अधिक लिया। जी खबर पे देखते हैं और बिल्कुल अपडेट है। अब अपडेट यही है कि सवाल यही उठता है गिरधर जी, इसमें हमारे प्रशासन हो, रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहा है। अक्सर ये देखा गया है, देखा जाता रहा है। फुट ओवर ब्रिज 40 से 50 साल पुराना होता है, 3 करोड़ लोग आस्था की डुबकी सुबह 5 बजे से लेकर और रात तक लगाते हैं वहाँ पर, उसके बाद वो चले जाते हैं वहाँ से। और जब वो गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त ये हादसा हो जाता है। जी। तो कहाँ पर चूक मानते हैं आप? बिल्कुल, मैंने जैसे अभी पूर्व में बताया था, प्रशासन की तो चूक है ही, और उससे व्यवस्थित उस पुल पे इतना ओवरलोड हो गया था पब्लिक का, और उनको धीरे धीरे छोड़ा जाना चाहिए था। जैसे गंगा जी के किनारे, संगम के किनारे पब्लिक को व्यवस्थित ढंग से, बड़ी अच्छी व्यवस्था है वहाँ, ऐसी बात नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है कुंभ में। और वहाँ पर धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है लोगों को, एकदम से घाट पर जो है करोड़ों लोग एक साथ नहीं जा रहे हैं, उनको पहले कुछ लोगों को छोड़ा जाता है, फिर वो नहा के दूसरी साइड से निकल जाते हैं, फिर दूसरे खेप को छोड़ा जाता है। इस तरह से खेप वाइज वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन इसी को अगर पुल के ऊपर भी निर्धारित किया जाता, क्योंकि पुल बहुत पुराना था और उसके ऊपर धीरे धीरे छोड़ते लोगों को, क्योंकि सबने जाना ही था। लेकिन ट्रेन की टाइमिंग, ट्रेन माने किसी की ट्रेन है उसको आप धीरे धीरे छोड़ेंगे तो रुकेगा नहीं, वो तो जाएगा ट्रेन की तरफ, उसकी ट्रेन अगर उसकी ट्रेन का टाइम हो गया है। लेकिन वहाँ प्रशासन की बहुत बड़ी चूक हुई है। और उस पुल के बजाय दूसरा पुल, अगर जब कुंभ का इतना पैसा आता है
अगर ऐसा लग रहा था कि पुल कमजोर है तो दूसरा पुल रेलवे विभाग के साथ मिलकर प्रशासन को बनाना चाहिए था, दूसरी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ की जानी चाहिए थी मेरे ख्याल से। और ऊपर से लाठीचार्ज, ये बहुत ही बड़ी उन्होंने वहाँ चूक हुई है। क्या ऐसा भी कोई बहुत ही बड़ा कारण हो गया था कि लाठीचार्ज करना ही जरूरी था? ये एक जांच का विषय रहेगा। और इसमें मैं अभी देख रहा हूँ कि मृतक आश्रितों को 5 लाख की मदद प्रधानमंत्री ने की है शायद। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने शोक व्यक्त किया है। अच्छा, फोटो प्रधानमंत्री की लगी हुई है, तो ये अखिलेश यादव ने वहाँ हाँ, के मुख्यमंत्री ने वो किया और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया है। तो इससे खैर अब इसमें राजनीति ना हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय भावड़ा ने भी शोक व्यक्त किया है, नेटवर्क 10 पर कहा उन्होंने सुबह। राजीव जी, सारी बात ठीक है, हाथ से लगातार हो रहे, थम नहीं रहे। 14 जनवरी 2001 को केरल में सबरीमाला के अथप्पा मंदिर के निकट भगदड़ में भी 104 लोगों की मौत हुई। अब आपसे थोड़ा स्पष्टीकरण ये करना चाहूँगा, हर बार जब भी इस तरह के हादसे होते भगदड़ कहीं ये जो भगदड़ है ये मौत को और बढ़ावा तो नहीं देती इस भगदड़ की वजह से? और कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम औपचारिकता करते हैं बोलने की और सब चीज़ों की, लेकिन ये अनाश्रुत हैं। ये मुझे लगता है कि अब नहीं, जरूर है कि प्रिकॉशन ऑफ पुल में कमियां हैं, सब कुछ, लेकिन भगदड़ ऐसा होता है कि कई बार हमें खतरा नहीं है जी, लेकिन हम स्वयं ही एक्स्ट्रा वो कर लेते हैं, सशंकित है अंदर से हम भागना शुरू कर देते हैं। अब करोड़ों की भीड़ में और उस मनोवृत्ति को, मानवीय मनोवृत्ति को कैसे दूर? अगर मैं खड़ा हूं, मुझे लगता है कि मैं सबको रोक रहा हूं, नहीं भागिए मत, चिंता मत करिए, पता चला मुझे धक्का लगा, मैं गिरा, मेरे ऊपर 10 लोग मेरे चल कर गए, मैं मर गया। वहां कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस भीड़ को। पैनिक हो जाता मैं मेरे लिए एक बार इतनी कठिन परिस्थिति हो गई कि जब वो था, जब कारगिल का युद्ध था, और कारगिल के युद्ध में हमारे शहर में पहले शहीद का शव आया और तत्कालीन जिलाधिकारी थे, तो उनको तत्कालीन शासन अध्यक्ष ने कहा, उन्हें डांट दिया, व्यापार मंडल के लोगों ने कहा, उन्हें डांट दिया, वहाँ के तत्कालीन चेयरमैन ने कहा कि भाई इसके लकड़ियाँ क्या, शव को नीचे रख दिया, लकड़ियाँ नहीं थी, जबकि उनका सरकारी वो होना था, राजकाज के सम्मान के साथ उनका वो होनी थी। और तकरीबन 10-12-15 हजार से अधिक की भीड़ घाट में जुड़ गई। और उतनी कठिन परिस्थितियों में हम लोग आए, तो हम लोग समय यूथ थे, हमको तत्कालीन नगर पालिका चेयरमैन, तो सभी लोगों ने कहा, डीएम तो बहुत बदतमीज है, इसने तो इसका अपमान कर दिया, शव को नीचे रख दिया, क्या लकड़ियां नहीं पहुंची? हालांकि लोग गए, लकड़ियां लेकर आए। उस परिस्थिति में जिलाधिकारी के खिलाफ एक माहौल था, और उस माहौल को में जिलाधिकारी को हमने कहा ठीक है, चलो आज जिलाधिकारी को दंड दिया जाए। तो हमने जिलाधिकारी का कुटान कार्यक्रम करना ये हमने तय किया, और तकरीबन 2000 की पुलिस फोर्स के बीच हम गए, पुलिस वालों ने हमारे कंधे पकड़े, हमने उसका कुटान कार्यक्रम करना था शुरू, हम पहुंच गए। लेकिन अचानक हम 5-7-10 लोगों के बीच, वो 10,000 की भीड़ उद्वेलित हो गई, वो भीड़ पागल हो गई, भीड़ वो गालियां दे रही थी कि वो खत्म करते हैं डीएम को। और उस परिस्थिति में हमने सोचा कि अब क्या, ये डीएम का क्या होगा, क्योंकि उस डीएम को सिर्फ हम पहचानते थे, 5-7 लोग और कुछ लोग। तो भीड़ में उस डीएम की जिंदगी कैसे बची होगी, मुझे कल्पना हो रही थी कि ये अब ये गए, एक हमने मारा और भीड़ ने मारा। तो भीड़ की स्थिति होती है भगदड़ की, तो मुझे लगता है कि पैनिक हो जाता है बिल्कुल माहौल, और ऐसा लगता है कई बार तो बिल्कुल जैसे उस अवसर पर मेरा दिमाग ये क्लिक कर रहा था, डीएम मेरे सामने खड़ा, एक थप्पड़ मैं मारूंगा, और अगर एक थप्पड़ सबने मार दिया 10,000 लोगों ने, तो ये तो जबकि हमारा सिर्फ उसे दंड देना था। तो भगदड़ बड़ी विपरीत परिस्थिति है, और भगदड़ में कुछ नहीं कर सकते। राजीव रावत जी, मैं बताऊं, जब भी कुंभ मेले में एक बार मेरे को भी सौभाग्य मिला जाने का जी, आज से पहले वाले हरिद्वार का सिर्फ पहला कुंभ था जी, जो अभी पीछे निशंगी के टाइम पे हुआ था, उससे पहला कुंभ 14 अप्रैल 2010 को गिरधर जी माफ करना, रोकना चाहूंगा, 14 अप्रैल 2010 का दिन था, वहां पर भी भगदड़ मची थी और 7 लोगों की मौत हुई, उसमें भी हुई थी। इसलिए हम अब एक टाइमिंग और देखिए, हालांकि हम ये कहते हैं कि एक महाकुंभ है और यहाँ हम उनकी आत्माओं को शांति मिले, और शांति नहीं मोक्ष मिले, क्योंकि महाकुंभ के उस अवसर पर जब इतने करोड़ लोग और स्वयं भगवान उनको देख रहे होंगे, तो उनका आशीर्वाद, उस मौत को भी जो है अपने आप में सामान्य मौत नहीं है, हालांकि वो भगदड़ से ही हो। लेकिन आप एक चीज देखिए गिरधर, शायद आपका अनुभव भी होगा, अगर आप बड़े प्राकृतिक, इसे प्राकृतिक ही मान लें हम इसको, हम जो ये भगदड़ होती है, और वो भी ऐसे स्थान पर प्राकृतिक होती है, आप वहाँ देखिए जो स्वर्ग की सीढ़ी के में जो जाता है वो 12 साल में निकलती है, रात जात, वहाँ भी मौत होती है बहुत सारी। और ऐसे ही जो बद्रीनाथ की यात्राएं होती हैं उनमें भी मौत होती है इस तरह की। लेकिन अगर आप टाइमिंग लगाइए या कैलकुलेशन करिए, जितने भूकंप आए हैं, प्राकृतिक भूकंप, उत्तरकाशी का भूकंप या उसका भूकंप या इस तरह की भगदड़, बहुत अजीब सी चीज मुझे दिखती है। आपको एक प्रधान, एक नगर पालिका अध्यक्ष, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, भूकंप में भी कोई विधायक, अब इसमें भी कोई पेशवा, कोई बड़ा संत, कोई महामंडलेश्वर,
भगदड़ थोड़ी इंतजार कर रही है, या भूकंप थोड़ा इंतजार करता है किसी का कि महामंडलेश्वर है वो नहीं मरेगा। लेकिन ये देखिए कुछ शायद पूर्व जन्म का कोई कैलकुलेशन होती होगी। मैं बड़ा मिलाता हूं कभी तो कहीं मिलान दिखता ही नहीं कि भाई भूकंप आया तो प्रधान क्यों नहीं मरा, विधायक क्यों नहीं मरा। अब भूकंप बोल के थोड़ी आ रहा कि इसी का करेगा। ये क्या होता होगा गिरधर जी आखिरकार? ये तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं और ये मंडलेश्वर जो गद्दीधारी हैं, ये भूकंपों से में भी और भगदड़ों में भी बच जाते हैं। क्या ये इसका पूर्व जन्म का कनेक्शन होता है? क्या होता होगा इसमें कि कोई नहीं मैं इस रूप में नहीं कह रहा हूँ, गंभीर विषय है। आप कैलकुलेट उत्तरकाशी का भूकंप, एक विधायक नहीं मरा, एक पूर्व विधायक नहीं मरा। भूकंप आया हजारों लोग मरे, हजारों घर ढहे। वर्णावत गिरा, वर्णावत का जो वेग था उसमें विधायक पूर्व विधायक या तो उनके घर भी रहे होंगे, लेकिन उस समय वहां से वो अचानक चले गए। कोई कैलकुलेशन होती होगी कि ये जो लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं इस दौर में, इस जन्म में, पिछले जन्म का कोई कैलकुलेशन तो उनकी अल्प मृत्यु या महामृत्यु का एक जो सिस्टम होता है। तुलसीदास जी ने रामायण में जी इसमें बड़ा एक 4 लाइन लिखी है जी कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये विधि के हाथ में है और जिसकी मौत आई वो उस वक्त उसके कदम उसकी तरफ चले जाते हैं। जी, जी, लेकिन जो आपने कहा कि भाई वीआईपी या प्रधान या एमएलए क्यों नहीं मरते, वो किसी और कारण से मरते हैं। किसी को हार्ट फेल हो रहा है, अब हार्ट फेल से गरीब को आपको सुनाई नहीं देगा कि हार्ट फेल से गरीब मर रहा है, वो भगदड़ में दिखाई देगा। चलिए बिल्कुल भगदड़ हुई। ये भी एक संयोग है ना कि बड़े भूकंपों में भी विधायक का घर ढहेगा तो विधायक वहां नहीं होगा उस समय। ये धार्मिक चर्चा हम करेंगे किसी दिन। चलिए बिल्कुल। इलाहाबाद स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसमें जो लोगों की मृत्यु हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। नेटवर्क 10 परिवार की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। और साथ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात तो कही है, जांच करने की बात भी कही है, लेकिन हम ये चाहेंगे, पूरी दुनिया वो चाहेगी कि जांच भी हो, अभी तो कुछ लेकिन सलाखों के पीछे वो भी हो जो उसके दोषी हो। अभी बहुत अर्ली, अभी शाम तक कुछ और चीजें सामने आएंगी बहुत जल्दी। हमें चूंकि घायल भी हैं लोग, अखबार का तो मजबूरी है कि उसका आंकलन देना है रात को, हम अभी समय के साथ आंकलन देंगे। जी फिलहाल अफजल की फांसी पर उमर की सियासत तेज हो चली है और सारे अखबारों ने इसे फ्रंट पेज पर रखा है। दैनिक जागरण भी लिख रहा है फांसी पर चढ़ा सियासत का पारा, अमर उजाला ने भी रखा है, और जनवाणी है आपके पास राजीव जी, वो भी कुछ कह रहा होगा। बिल्कुल, फांसी पर जो सियासत चढ़ा सियासत का पारा, और ये देशभक्ति और जहाँ देश का जज्बा और जहाँ फांसी दी गई उसमें भी सियासत अगर होती है कि लेट, ये जब मैं थोड़ा सा 1-2 आपको उसमें बताता हूँ टिप्पणियाँ क्या क्या ली हैं। आतंकवाद पर कांग्रेस भाजपा ने छोड़े एक दूसरे पर शब्द बाण, तिवारी ने सपरंग का रिकॉर्ड बेहतर बताया तो रविशंकर ने कोटा हटाने पर उठाया सवाल। और मनीष तिवारी क्या कहते हैं कि अफजल की फांसी पर विपक्ष का रवैया नकारात्मक है और इस मुद्दे पर भाजपा और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं वे निंदनीय हैं। और रविशंकर प्रसाद कहते हैं कांग्रेस को आतंकवाद पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, हर वक्त वोट की राजनीति सही नहीं जी। अब राजनीति दोनों कर रहे हैं, दोनों दल, बड़े दल, लेकिन कह भी रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए और पूरी श्रेय लेने का और मकसद उनका है कि भाई, और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें श्रेय या वो किसी को नहीं लेना चाहिए राजनीति इसमें। बिल्कुल मैं सुप्रीम कोर्ट या ऐसा कानून जरूर बनना चाहिए कि जहाँ देशभक्ति की बात हो, जहाँ पर आतंकवाद का घटना हो, उसमें कानून की तरह लोग अपने टिप्पणी करें, ना कि उस पर राजनीति की तरह। राजीव जी इसमें भी और अखबारों में भी इस पर राजनीति की टिप्पणी जो फांसी पर चढ़ रही है सियासत, क्या लगता है आपको ये होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल इसको बैन कर देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा था कि चर्चा इस बात पर होनी चाहिए क्या आतंकवादियों के शव को हमने भारत में जमीन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, जिस बात पे चर्चा होनी चाहिए थी। और मेरे ख्याल से हमारे तमाम पत्रकार साथी भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के या अखबारों के लिए, उस डेट पे उस चीज पे चर्चा करते तो देश चर्चा उस विषय पर करता बिल्कुल कि क्या आतंकवादियों को फांसी के बाद भारत की जमीन, भारत की महत्वपूर्ण जमीन है, उस जेल की महत्वपूर्ण जमीन, पवित्र जमीन में उनको जगह देनी चाहिए। 8 फीट 10 फीट जगह उनके लिए खराब कर दी जा रहा है हमेशा के लिए। इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए थी। और हमारे पत्रकार और मीडिया साथी, मैं इस पर दोष दे रहा हूं क्योंकि मीडिया ही लाइन बदलती है, जो देश की लाइन है। और उस दौर में मीडिया ने वो बातें कही जो बीजेपी या कांग्रेस कहना चाह रहे थे या अमर अब्दुल्ला कहना चाह रहे थे। आज चर्चा इस बात पे हो रही कि उसको सब घर वालों को मिला या नहीं मिला। अरे इस देश का आतंकवादी, इस बात पे सियासत हो रही है और इस सियासत को हम प्रबल कर रहे हैं और स्थान दे रहे हैं हेडलाइन में। हम प्रमोट कर रहे हैं, हम भी प्रमोट कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस जो चाह रही है उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो उमर अब्दुल्ला चाह रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। वाई? बिल्कुल जिस विषय पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या जो अमेरिका ने किया, हम क्यों नीचे आ रहे हैं, कश्मीर में वोट किसको पड़ेगा, हम अमेरिका की नीति और भारत की नीति पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं पत्रकार? हम क्यों संकुचित हो रहे हैं? हम नेशनल चैनल कहते हैं अपने आप को, राष्ट्रीय अखबार कहते हैं, राष्ट्रीय पत्रकार कहते हैं, और बात करेंगे हम छोटे भैया कश्मीर के क्या हालात होंगे इस वक्त? कश्मीर की बात कर रहा हूं। देखिए चर्चा क्या किस बात पे वो हो रही है लड़ाई कि सियासत, जिसे आप सियासत करें, किस बात की सियासत है कि उसका शव घर वालों को मिला क्यों नहीं, ये कह दिया मुख्यमंत्री ने।
उनसे पूछा क्यों नहीं? प्रश्न ये उसका शव नहीं है, वो इस देश के एक आतंकवादी का, इस देश के एक दुश्मन का शव था। जी, तो उसका शव पर अधिकार इस देश का है। लेकिन विषय ये होना चाहिए था जो अमेरिका ने किया, आतंकवादियों के शव को उन्होंने समुद्र में फेंका, जी, उसामा बिन लादेन का। हमको चर्चा इस बात पे करनी चाहिए था, अखबारों को भी और मीडिया को भी। क्या अमेरिका का अनुसरण करते हुए हमको कानून बदलना चाहिए? हमको आतंकवादियों के शव को भारत में स्थान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। और यहाँ चर्चा कहां सिमट गई कि उसके घर कश्मीर गया कि नहीं शव? उस पर मुख्यमंत्री को दोबारा चुनाव लड़ना है, उमर अब्दुल्ला को, वो राजनीति करता है। दूसरी जो पार्टी है वो भी राजनीति कर रही है, सिर्फ वोट की राजनीति। और ये बड़ी घातक चीज है, वोट की राजनीति। इसमें कसूरवार मीडिया भी है। मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं। टाइम्स ऑफ गिरधर जी, टाइम्स ऑफ इंडिया है और अखबार है, ये जी, कश्मीर के हालात बता रहे हैं। क्या है हालात ये बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत नाजुक हालात हैं। और इसमें कर्फ्यू लगा हुआ है, दूसरे दिन भी कर्फ्यू है। और ये लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने, कर्फ्यू फॉर सेकंड डे, नेट एंड मोबाइल सर्विस डाउन। नेट एंड मोबाइल नाजुक कहां है हालात? फिर हम वही बात गलत कर रहे हैं। वहां पर है, टेंस है, नहीं तो क्यों कर्फ्यू लगाया जाता है? क्या आपको लगता है कि कर्फ्यू बिना बात लगा दिया गया आपके कहने से? या कर्फ्यू वहां मुख्यमंत्री ने किसी कारण लगाया होगा? मुख्यमंत्री ने नहीं लगाया कर्फ्यू, तो तय हुआ जिससे फांसी से पहले कि वहां आप लोगों को इकट्ठे मत गृह मंत्रालय की कोई रिपोर्ट रही होगी, कोई भड़काना चाहे तो नहीं भड़का सके, इसलिए वहाँ टेंस हैं। और वो टेंस को, क्योंकि वहाँ दंगे हुए हैं, लिखा है इसमें, 2 जगह वहाँ पर 2 जगह हादसे हुए हैं। ठीक है, और मौत हुई है वहाँ पर। लेकिन जिस रूप में हम देश के सामने पेश कर रहे हैं, बिल्कुल मौत हुई है वहाँ पर, जिस रूप में हम पेश कर रहे हैं या अखबार पेश कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, शायद हम उद्देश्य नहीं पता, हम देश में इस बात को फैला रहे हैं कि वो दंगा हो रहा है। अगर वो आतंकवादी भारतीय था तो बॉडी तो भारत में रहेगी उसकी, या आप लगता है कि पाकिस्तान भेजनी चाहिए उस बॉडी को? अफजल गुरु अगर भारतीय था, भारतीय आतंकवादी भी तो था ना, आतंकवादी था लेकिन भारतीय था। जैसे हिंदू में अगर वो अभी एक हिंदू की जो बात चली, अगर उसने वो हिंदू अगर आतंकवादी है, हिंदू भी होगा तो भी आप समुद्र में कर सकते हैं, समुद्र में कर सकते हैं। लेकिन अगर मछलियां खाए उसको। लेकिन एक कानून भारत का ये कहता है कि अगर उसकी बॉडी उसके माँ बाप मांगते हैं मौत के बाद वो आतंकवादी नहीं है। उसकी कानून भारत का कहता है कि भारत का कोई सदस्य आतंकवादी बने? नहीं, कहां लिखा संविधान में? लेकिन किस कानून की पैरवी? कानून में कहीं नहीं लिखा है कि वो आतंकवादी बने, आतंकवादी बने। और फिर आतंकवादी के हक क्या होंगे? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। बिल्कुल गलत जानकारी दी जा रही है। धार्मिक चर्चा की बात मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, मैं आपकी बात से असहमत हूँ, क्योंकि बहुत गलत जानकारी इस देश के लोगों को दी जा रही है। कहीं संविधान में ये नहीं लिखा कि देश का नागरिक आतंकवादी बनेगा तो आतंकवादी बनने के बाद उसकी जिंदगी और मौत पर उसके अधिकार होंगे। कहां लिखा है? देश के तमाम पत्रकार गलत जानकारी दे रहे हैं इस देश को। मैं बिल्कुल असहमत हूं। पर आपने धर्म की चर्चा की बात की है कि हम धर्म की चर्चा करेंगे। धर्म की चर्चा में ये कहा जाता है कि जो जब तक वो उसके अंदर आत्मा है, उसके अंदर शैतान आत्मा है, वो अगर चली जाती है तो उसकी बॉडी पे अधिकार माँ बाप उसके परिवार का होता है। चलिए, बिल्कुल गिरधर जी, उसको जलाने का हक उसके माँ बाप उसके परिवार को है। गिरधर जी, बिल्कुल माँ बाप परिवार को है, लेकिन जब कोई आतंक में जुड़ जाता है उसका सरकार को ये भी देखना होता है कि आखिर बॉडी देने से, आपको याद होगा जब अमेरिका में ओसामा बिन लादेन ने किया था, उसकी बॉडी को कहाँ जाकर उन्होंने दफनाया था, किसी को खबर तक नहीं लगी। तो ओसामा बिन लादेन भी था, अमेरिका ने भी रातों रात वो काम कर दिखाया था जो किसी को खत्म बना। और अगर पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया था, लेकिन बॉडी चाहिए तो हम देने को तैयार लेकिन हैं। फिलहाल ये बात सच है। अब कसाब की बॉडी आतंकवादी पाकिस्तानी था, पाकिस्तान ने अब उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उसने जो मर्जी करो, हमें नहीं चाहिए इस बॉडी, ये नापाक बॉडी में चाहिए ही नहीं। एक पाकिस्तान भी कर रहा है, कुछ अमेरिका से सीखो, कुछ पाकिस्तान से सीखो। मना कर दिया पाकिस्तान ने। चलिए, बहरहाल ये बात सच है। इसको हमको ध्यान आ रहा है भारत का बेटा है। इस बात पर हम जितना लंबा जाएंगे, डिबेट का विषय है ये, डिबेट का विषय। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ठीक है, भारत आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने लगा है। और अखबार कह रहे हैं, अखबार और बार-बार कह रहे हैं घाटी में आतंक। क्या घाटी में आतंक? वहां के लोग क्या भारतीय नहीं है? बिल्कुल, हम उनकी भारतीयता पे संदेह व्यक्त कर रहे हैं जी। हम पत्रकार के रूप में, हमारे हाथ में हम ऐसे मुहाने पे, हम चाहे तो पूरे देश को भड़का दें इसी बात पे कि वहां आतंक है, वहां आतंक है, वहां आतंक है। जी, क्या है वहां? कौन स्वागत नहीं कर रहा है इस बात का? इस देश के नागरिकों पर जब हम ये लकीरें लिखते हैं ना, हम जिम्मेदार मीडिया होना चाहिए हमें। जब हम ये लिखते हैं और ऐसी हेडलाइन लिखते हैं कि घाटी में तनाव, हम मीडिया के रूप में इस देश में बहुत गलत काम कर रहे हैं। हमको स्वयं से माफी मांगनी चाहिए आज। क्या हम अनजाने हमने ऐसा लिख दिया? हमारी जिम्मेदारी, हम भड़का रहे हैं देश में अनावश्यक रूप से। हम जिम्मेदार होंगे अगर दंगा भड़काएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आपकी बात से सहमत हूँ। बिल्कुल होना चाहिए, जो आपने कहा वो कथन भी सही है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि भारत आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने लगा है और कुछ लोग सियासत, वोट बैंक के चक्कर में राजनीति करते आते हैं। वो दुर्भाग्य, वो होना ही नहीं चाहिए। हेडलाइन को डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों दे रहे तवज्जो? बिल्कुल तवज्जो नहीं देना चाहिए। अगली खबर की ओर आते। तीरथ अध्यक्ष बनते ही भोगना सरकार पर बरसे कल, जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ तीरथ सिंह रावत का। आखिरकार खत्म हुआ सस्पेंस। बिल्कुल, मैं वहीं पर था उस टाइम बीजेपी कार्यालय में, और मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया कि जो सौम्य और जो हमें ये कहा जाता था कि वो कम बोलते हैं, और जो हमें फील होता था, कई बार हम उनसे मिले, पहले हमारे यहाँ डिबेट में भी आए, वो प्राइम टाइम डिबेट में भी आए,
ऐसा लगता था बड़े शाही नेचर के और बड़े सौम्य और क्या कहूँ उनके बारे में कि बड़े शर्मीले स्वभाव के वो मुझे लगते थे तीरथ सिंह रावत। लेकिन कल उनका पहला भाषण अध्यक्ष बनने के बाद ओजस्वी भाषण और बड़े उन्होंने तेजस्वी उसमें उन्होंने बोला कि मैं सबको लेके एक चलूंगा। और उनके जो भाषण में तलखी थी कि मैं ऐसे कॉलेज में अध्यक्ष रहा, फिर मैं उसके बाद मैं उस प्रधानों के में चुनाव लड़ा, मैं उसमें ये रहा, मैं नंबर 1 रहा। और मैं उन्होंने मतलब ये कहने की कोशिश की कि मैं कमजोर अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग अध्यक्ष आपको बनकर दिखाऊंगा। और उनके भाषण में जो ओजस्वीपन था, और निशंक जी वहीं बैठे हुए थे, कई लोग वहां पर देखते, मैं पूरा आश्चर्यचकित था कि इतना शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति अचानक इतने प्रबल ढंग से अपनी बात को कह रहा है। मुझे अच्छा लगा कि चलो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और उनको मैं अध्यक्ष बनने पर नेटवर्क टर्निंग की तरफ से बधाई भी देता हूँ। और लेकिन कई आंकड़े अब इसमें लिखे हैं कि कोश्यारी को मात मिली और खंडूरी और निशंक जीते। अब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की राजनीति भी अखबारों ने काफ़ी इसको दी है हेडिंग। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बात उन्होंने अपने मुंह से एक बार भी ये नहीं कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरा समर्थन कोश्यारी ने दिल्ली में किया और उनके समर्थन से मैं बनाऊं, ये उन्होंने उनका बयान थे। राजीव जी, अंदर की राजनीति आप बहुत इससे बारीकी से देखते हैं। नहीं, इस रूप में नहीं, कुछ कभी विषय अलग हो जाते हैं, लेकिन इस रूप में तीरथ सिंह रावत रहे, या जो जिस तरह से खुश हो रहे हैं जो लोग कि हमने तीरथ को डमी अध्यक्ष बना दिया, अगर तीरथ उनकी कठपुतली की तरह रह गए तो अलग विषय है। लेकिन जो कठपुतली समझ रहे हैं तीरथ सिंह रावत को, वो हो सकता है कि उनकी जो चाल है वो उन पर भारी पड़ जाए। क्योंकि तीरथ सिंह रावत के लिए, जब आपने ध्यान होगा कि हमने भी खबर दिखाई थी, जब भगत सिंह कोश्यारी से पूछा था तो भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था मैं तो चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बने एक दिन। बिल्कुल। और आज अगर वो इन पूरे सब लोगों के बीच प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो वो दिन दूर नहीं, ऐसा ना हो कि जो आज उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के डमी समझ रही है, डमी है तीरथ सिंह रावत, कल जब मुख्यमंत्री बनने की बारी है तो उन्होंने कहा तुम तीनों तो लड़ रहे हो, तीरथ सिंह रावत ही मुख्यमंत्री बने। क्यों? तीरथ सिंह रावत जी को मैं छात्र जीवन से जानता हूं। बिल्कुल। और तीरथ सिंह रावत, मुझे ध्यान है कि जब हम एक बार देहरादून आए, एक बड़ा कार्यक्रम था, एक अधिवेशन, तीरथ सिंह रावत उस समय प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन के आए थे उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चे के। वो विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चे में गए थे। तो हम देहरादून में, मैं और मेरे एक मित्र थे, हम लखनऊ जा रहे थे किसी कार्य के लिए, उन्होंने हमें रोका और हम अपने साथ गेस्ट हाउस में ले गए। पहली बार मैं सरकारी गेस्ट हाउस में उस दिन रहा। तीरथ जी ने कहा कि यार मेरे लिए गेस्ट हाउस है, और एक जो एपीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस होता था घंटाघर के बगल में। अब उन्होंने कहा मैं प्रदेश उपाध्यक्ष बन के, मैंने कहा उपाध्यक्ष बन के आप पता नहीं चला किसी को? कह रहे यार पता कैसे चलना? मैंने कहा जी अखबार में क्यों नहीं आया? अब इतने लेवल का आदमी, उन्होंने कहा देहरादून में अखबार में कैसे आएगा? मैंने कहा क्यों नहीं आएगा देहरादून में? और मेरे एक मित्र थे उस दौर में, अनिल पत्रवाल, वो पहले स्टाफर बनकर आए थे, आपको जानते हो। अनिल पत्रवाल ने अखबार में जो क्रांति की, आज मुझे अनिल पत्रवाल की याद आ रही है, हिमाचल से आए थे। और जो अनिल पत्रवाल लिखते थे, शायद उत्तराखंड में कोई पत्रकार आज भी इस लेवल पे नहीं है, आज भी नहीं आया इस लेवल पे जो अनिल पत्रवाल की राइटिंग थी। अनिल पत्रवाल को मैंने फोन किया, अनिल पत्रवाल आए, अनिल पत्रवाल की पीसीवी और तीरथ सिंह रावत जी का पहला हाफ पेज बॉक्स अनिल पत्रवाल ने उस दिन बना के दिया। चलिए एक अहम खबर है, शहीदों का हमेशा कहा जाता है कि सूबे में ध्यान नहीं रखा जाता। शहीद दुर्गामल के नाम पर शुरू होगी योजना। कल मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रतिमा का उनका अनावरण किया और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि शहीद मेजर दुर्गामल के जन्मदिन पर 1 जुलाई को राज्य सरकार की तरफ से उनके नाम पर योजना की घोषणा की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से संचार मंत्रालय को डाक टिकट जारी करने की संस्तुति भी की जाएगी। जी गिदर जी। और ये जो हमारे उत्तराखंड के शहीद हैं उनके नाम पर सड़कें, योजनाएं, डाक टिकट ये होने चाहिए, क्योंकि जिन शहीदों ने हमें देश को बचाने का काम किया, हमारे उत्तराखंड का, देश का नाम गौरव किया, रोशन किया, उनको क्या सम्मान किसी हर रूप में मिलना चाहिए। ये हमारे लिए आन बान और शान की बात है। मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूँ और मुख्यमंत्री की ये पहल अच्छी है। और इनको हमेशा हर योजनाओं में जो अच्छी से अच्छी योजनाएं हैं उनमें शहीदों के नाम पर अगर हो, जिन्होंने या और भी जो हमारे सम्मानित लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जो शहीद हो गए हैं, उनके नाम पर हो, तो इसमें तो हमें गर्व होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर राजनीति की बात करें, वहाँ आज देखिए कम से कम कितनी बड़ी शहादतें हो रही है इस दौर में। हमें इनाम और इन सब की बातें नहीं करनी चाहिए। शहीदों की लिस्ट आने वाली जो कुंभ में, वो भी तो शहीद हुए हैं पूरे, जो महाकुंभ में गए। आज असल में शहादत पे जश्न और इन सब चीज़ों का वक्त है नहीं। अमर उजाला ने पूरा पेज छापा है, डीएम साहब यहाँ हुआ गोलमाल। तमाम वो सड़कें दिखाई जो राजधानी की बदहाल सड़कें हैं, हर जगह सड़कें खुदी हुई है। ईडीबी काम पूरा नहीं कर पा रही है, सड़कें बदहाल है। 4 माह पहले सड़क बनती है, उसके बाद फिर वो खराब हो जाती है। राजधानी की अधिकांश सड़कें किधर जी। और कल परसों भी एक ऐसी फोटो कैप्चर हम जब वहाँ पर में बैठे हुए थे, पूरी कई सड़कों का उन्होंने दिखाया।
और वास्तव में ये जो मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि सड़कों की एक तो सबसे पहले ये जांच होनी चाहिए कि जो सड़क अभी बनी है 4 महीने पहले, 6 महीने पहले या साल भर पहले, वो इतने से क्यों उधड़ जाती हैं सड़कें, क्यों उसमें रेत बजरी बाहर निकल आता है, कहाँ चला जाता है कोल तार, कहाँ चला जाता है उनका मिक्सर, आखिर कितनी लापरवाही से सड़कें बनाई जाती हैं, इनकी जांच भी होनी चाहिए और तुरंत उन सड़कों को बनना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो ठंड थी वो कोल तार और उसको मिश्रण को नहीं ले सकती थी रेत बजरी के। लेकिन जो अब मौसम आया है थोड़ा सा गर्मी वाला, इसमें ये मिक्सचर, क्योंकि मेरे इंजीनियर से बात हुई थी जो मुख्य अभियंता है, उन्होंने कहा था कि हम जो है फरवरी के बाद इन सड़कों को तुरंत बहुत युद्ध स्तर पर बनाएंगे। तो अब समय आ गया है कि उन सड़कों को तुरंत नया किया जाए, पैचअप किया जाए। और साकेत बहुगुणा ने हमारे इसी प्राइम टाइम डिबेट में आकर घोषणा भी की थी कि उनके पापा जो उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने ये कहा है कि भाई फरवरी और मार्च के पूरी सड़कें, गाना भी आया पापा मान जाएंगे, पूरी सड़कें बन जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम मैं चाहूंगा कि जो अगला एडिशन हफ्ते या 2 हफ्ते बाद अखबारों की सुर्खियों में ये न दिखाई दे कि ये सड़कें जो हैं ये उधड़ी हुई हैं। कम से कम सरकार को इस ओर तुरंत ध्यान। राजीव जी, आपका ध्यान थोड़ा इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। अमर उजाला लिखता है आफत में गुलदार, 2 और की मौत, 40 दिनों में 18 की जान गई, 2011 में 80 और 2012 में कुल 72 गुलदार मरे। ये अपडेट होते रहते हैं आंकड़े, ये स्टोरी जैसे होता है, आप हर बार लोग पढ़ते होंगे, तो इस स्टोरी में क्या होता है कि हर महीने अगर आप जो है जी इस स्टोरी में अपडेट कर दीजिए एक गुलदार मरा या नहीं मरा, क्योंकि अब ये कंट्रोल तो हो नहीं रहा है जी। सिर्फ ये हो जा रहा है कि आंकड़े के हिसाब से एक पत्रकार नहीं, अवैध शिकार है या प्राकृतिक कारण है इनकी मौत के, मतलब क्या मानते हैं आप? जिस तरह से एक नहीं, अब आप अवैध शिकार जो शब्द आपने किया और अखबार भी लिखते हैं अवैध शिकार जो आप पढ़ रहे हैं, अब शिकार अलाउड ही नहीं है। अवैध बोलने या ना बोलने की बात ही नहीं, वो शिकार ही अलाउड नहीं तो अवैध ही होगा भाई जी। अवैध शिकार है, अवैध ही होगा शिकार अलाउड नहीं है जी, लिहाजा अवैध ही होना उसने जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो अलाउड ही नहीं है, तो इसमें अवैध होना या ना होने पे शंका ही नहीं है ना जी। अखबार अक्सर ऐसा लिखता रहता है, लेकिन इनमें अवैध शिकार वाले मामले नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैंने ये बात करी जी। अवैध शिकार अलाउड ही नहीं है भाई उस गुलदार का, तो अवैध कहीं पर अगर गंभीर विषय जो गंभीर है ना, ये जो विषय जो अखबार में लिखा है गलत जानकारी दी जा रही है। अवैध शिकार नहीं लगते जी, अरे शिकार अलाउड ही नहीं है, अवैध ही होगा, वैध है ही नहीं शिकार गुलदार का, किसको अलाउड है भारत में? जैसे किसी नदी में खनन माना वैध कर रखा है थोड़े दिन के लिए, और कहीं पर अवैध है, यहाँ पर तो जब अलाउ ही नहीं है तो अवैध का मतलब ही नहीं। ध्यान देना, जिस भी समाचार पत्र उसका जानकारी दीजिए, और उनके संपादक से हमारा अनुरोध है कि ध्यान दे इस बात पे, गलत जानकारी जाएगी लोगों को। कौन सा समाचार पत्र है जहाँ पढ़ रहे हैं? जी अमर उजाला में पढ़ रहा हूँ। हाँ, और निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए, अवैध अलाउड ही नहीं है तो अवैध ही होना है उसने जी। अवैध शिकार है या नहीं, इसमें कोई शंका ही नहीं है, भारत में शिकार का अलाउड है। 1.25 अरब पेट और सूख रहे हैं खेत, पूंजी निवेश के अभाव में दम तोड़ रहा है ये क्षेत्र, उदारीकरण के बाद इस उद्योग को लगा है बड़ा झटका। ये खबर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, नई दिल्ली से है, बजट विशेष पर खबर छापी है। देश को 76% लोगों को खेती से ही मिलती है रोजी, प्रोत्साहन न मिलने से 1.8% पर सिमटी विकास की दर। खेती को बढ़ावा सिमट रहा है, लगातार हो नहीं पा रहा है गिरधर जी। हमारे राष्ट्रीय सहारा ने इसको पूंजी निवेश के अभाव में दम तोड़ रहा है, इस खबर को प्रमुखता से रखा है पहले पेज पर। बहुत अच्छी उन्होंने वैसे मेरे राकेश आर्य की खबर है जी। 1.25 अरब पेट और सूख रहे हैं खेत जी। इन्होंने देश के 76% लोगों की खेती से ही मिलती है रोजी, और प्रोत्साहन ना मिलने से 1.8% पर सिमटी विकास दर, ये आपने इस खबर को दिया है जी। और ये इन्होंने वास्तव में खबर अगर इन्होंने जिस भी ढंग से इसे बनाई है लेके घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण खबर की ओर रतन आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा, उस राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है कि यूकेडी के कल जो है वो अधिवेशन में, और 2 अधिवेशन में पैरेलल जी यूकेडी के, हाँ 2 अधिवेशन में, एक में मंत्री प्रीतम सिंह पंवार थे और एक में जो है ये जो उनके केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पंवार थे जी जी। तो यूकेडी एक बार फिर से, पहले तो दिवाकर वाले उसमें टूटी, अब जो है किसी तरह लगा कि अब यूकेडी बन गई, सिंबल उम्बल सब कुछ हो गया है और मान्यता भी मिल गई है उसको, हालांकि सिंबल सील है उनका। लेकिन कल फिर 2 अधिवेशन में, और एक बार फिर से वो घोषणा करेंगे प्रीतम बाहर, और प्रीतम घोषणा करेंगे कि त्रिवेंद्र रावत बाहर, फिर अप्लाई करने चले जाएंगे कौन सी यूकेडी असली। तो ये दुखद जो खबर थी और जो महत्वपूर्ण खबर थी इस प्रदेश के लिए, आपके ध्यान उस पर गया नहीं और समय पूरा हो गया, इसलिए चर्चा शायद संभव है नहीं। कोई टिप्पणी अगर आप लोग करना चाहें? नहीं, इस पे हमारी चर्चा अभी कल परसों रतन ये तो कल दरअसल में इस पर हमने इसको प्रमोद सिर्फ नहीं किया कि त्रिवेंद्र पवार की जो बैठक हुई थी उसमें फैसला नहीं लिया गया, उसमें प्रीतम पवार पर चर्चा नहीं की गई। 2 बैठक हुई उनके कार्य, जो उनकी जो प्रांत के सम्मेलन जिसमें तय होता है कि अध्यक्ष कार्यकाल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, नियमावली बनेगी, उनकी सर्वोच्च जो वो है समिति, उसकी जो है चलिए उसकी 2 बैठकें अलग अलग होटलों में हुई ऋषिकेश में जी। बिल्कुल कल हुई थी। अमर उजाला के संपादकीय पेज पर लिखते हैं कमर वहीद नकवी, विकास की बांसुरी हिंदुत्व का मसला,
तो जनाब बिगुल बच चुका है 2014 या मुलायम सिंह की माने तो इस साल कभी भी लोकसभा के लिए होने वाले वाटरलू के लिए सेना तैयार होने लगी वाटरलू। है। वाटरलू माफ कीजिएगा, वाटरलू के लिए सेना तैयार होने लगी है। बिल्कुल। और ये मुलायम सिंह का पहले से ही जो चर्चा में आ रहा है कि मुलायम सिंह ने चुनाव की कई बार ये बुद्धि है कि भी चुनाव पहले हो सकते हैं, और ये पहले भी हुआ है। और जो दैनिक जागरण में संपादकीय सजा पर सियासत जो फ्रंट पेज पे है वही उन्होंने अंदर लिया, और तीरथ को ताज सेकंड संपादकीय जो लोकल संपादकीय क्षेत्रीय वो ये है। और आतंकवाद की चुनौती, अफजल को फांसी दे दिए जाने के बाद आतंकवाद की चुनौती पर नए सिरे से विचार विमर्श की जरूरत है, ये उदय भास्कर जी लिखते हैं। ये इनके मुख्य वो हैं दैनिक जागरण में संपादकीय। और जनवाणी में है गुप्तचर एजेंसियों की गुप्त बातें, ये सुभाष गातांडे वरिष्ठ पत्रकार है, इनका संपादकीय है। और इसमें यह लिखा है कि कारगिल के में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर गुप्तचर एजेंसियों की तरफ से नहीं बल्कि उस इलाके में मवेशी चराने वाले गडरियों से भी इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद किसी भी गुप्तचर अधिकारी को दंडित नहीं किया गया था, और विभिन्न एजेंसियों ने एक दूसरे पर दोषारोपण करके मामले की इतिश्री कर दी। बहुत महत्वपूर्ण ये इनका वो है। और इसके लिए दूसरा है खुर्शीद आलम जी का, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नाम पर दुखते दिल, आज़ादी का नाम, अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम पर दुखते दिल। और कश्मीर में नई चेतना का स्वर, क्या कुछ दक्यानूस लोगों के ऐतराज के कारण खामोश हो जाएगा? क्या सामाजिक सांस्कृतिक जड़ता के खिलाफ संगीत को औजार की तरह इस्तेमाल करने को 3 लड़कियों का हौसला बीच राह में दम तोड़ देगा? ये सहारा में ये खुर्शीद आलम जी ने बहुत उस पे दिया है, जिस बात पे मैं जिक्र कर रहा था। हम कश्मीर को एक ही चीज फोकस कर रहे हैं, ये कश्मीर से ही खुर्शीद आलम जी लिख रहे हैं 3 लड़कियां वहां संगीत के जरिए जागृति फैला रही हैं। ये खबर और अखबार और मीडिया दबा रही है उस खबर को। किसको दे रही है? फ्रंट पेज पे लिया गया सब उस खबर को। अच्छा, एक बार ले लिया, लेकिन किसकी खबर दे रही है कि वहां तनाव, घाटी में तनाव, एक 4 लड़के आए उन्होंने पत्थर मार दिया और वालों को। राष्ट्रीय सहारा के संपादकीय में फांसी के बाद वही सेम दैनिक जागरण वाला उन्होंने फांसी के बाद की राजनीति पे एक संपादकीय है। और अवधेश कुमार जो वरिष्ठ वो हैं लेखक, उन्होंने लिखा है फांसी से राहत पर देरी भी एक सबक, और आतंकवाद के से ग्रस्त एक देश के नाते हमें संकल्प करना होगा कि अफजल को लेकर जो भूलें हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो। विलंब के कारण आज समाज विरोधियों के इस मुद्दा बनाने और उसके पक्ष में लोगों की भावनाएं भड़काने के मौके मिलते हैं। चलिए बिल्कुल, आज हमने चर्चा की सब खबरों पर, लेकिन अहम खबर यही रही कि जो इलाहाबाद कुंभ में जिन लोगों की दर्दनाक मौत हुई उनको एक बार फिर नेटवर्क 10 परिवार और नेटवर्क 10 की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रणाम इंडिया में राजीव जी, गिरजा जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम इंडिया में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखेंगे क्या है आज का पंचांग और क्या है अंक 11 का महत्व। प्रणाम इंडिया। आज दिनांक 11 फरवरी 2013, दिन सोमवार, तिथि प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष, संवत 2069 माघ मास है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में जिन महापुरुषों ने विदेश में रहकर क्रांति की मशाल जलाई रखी, उनमें से श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम अग्रणी है। 4 अक्टूबर 1847 को कच्छ, गुजरात के मांडवी नगर में जन्मे श्यामजी पढ़ने में बहुत तेज थे। इनके पिता श्री कृष्ण वर्मा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर मुंबई के सेठ मथुरा दास ने इन्हें छात्रवृत्ति देकर विल्सन हाई स्कूल में भर्ती करा दिया। वहां वे नियमित अध्ययन के साथ पंडित विश्वनाथ शास्त्री की वेदशाला में संस्कृत का अध्ययन भी करने लगे। मुंबई में एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती आए। उनके विचारों से प्रभावित होकर श्याम जी ने भारत में संस्कृत भाषा एवं वैदिक विचारों के प्रचार का संकल्प लिया। ब्रिटिश विद्वान प्रोफेसर विलियम्स उन दिनों संस्कृत अंग्रेजी शब्दकोश बना रहे थे। श्याम जी ने उनकी बहुत सहायता की। इससे प्रभावित होकर प्रोफेसर विलियम्स ने उन्हें ब्रिटेन आने का निमंत्रण दे दिया। वहां श्याम जी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक नियुक्त हुए, पर स्वतंत्र रूप से उन्होंने वेदों का प्रचार भी जारी रखा। कुछ समय बाद वे भारत लौट आए। उन्होंने मुंबई में वकालत की तथा रतलाम, उदयपुर और जूनागढ़ राज्यों में काम भी किया। वे भारत की गुलामी से बहुत दुखी थे। लोकमान्य तिलक ने उन्हें विदेशों में स्वतंत्रता हेतु काम करने का परामर्श दिया। इंग्लैंड जाकर उन्होंने भारतीय छात्रों के लिए एक मकान खरीदकर उसका नाम इंडिया हाउस यानी के भारत भवन रखा। शीघ्र ही यह भवन
क्रांतिकारी एक साल हो गया आपके विश्वास का, एक साल गुजर गया आपके साथ का। आपकी मोहब्बतों के सहारे हम आगे बढ़े। अशोक पांडे जी को प्रबंध नहीं कर पाया, आपकी आवाज बुलंद रही तो आपके यकीन ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नेटवर्क 10 के एक साल पूरा होने पर पूरे साल की गतिविधियों को समेटे महा एपिसोड 15 फरवरी सुबह 10 बजे से लगातार। शर्मसार है द्रोण नगरी। बदल रही है दून की पहचान। तीन बड़े सेक्स रैकेटों के खुलासों ने लगाया दून की शान पर धब्बा। रंगीन रातों ने खत्म कर दी सारी शर्मो-हया। सफेद पोश और कारोबारी बन गए हैं जिस्म के शौकीन। एक मशहूर ज्वेलर का नाम भी आया सामने। दून की शान में किसने की गुस्ताखी, किसके शह पर पनप रहा है ये गंदा धंधा। आखिर कौन है वो गुस्ताख ज्वेलर? नेटवर्क 10 करेगा इसका पर्दाफाश। कौन है वो गुस्ताख ज्वेलर? देखिए नेटवर्क 10 पर। कुबेर के खजाने से देवभूमि में 120 करोड़ की रकम आई, लेकिन उत्तराखंड की लोकशाही 11वें महीने तक एक ढेला भी खर्च न कर पाई।
शर्मसार है द्रोण नगरी। बदल रही है दून की पहचान। तीन बड़े सेक्स रैकेटों के खुलासों ने लगाया दून की शान पर धब्बा। रंगीन रातों ने खत्म कर दी सारी शर्म और हया। सफेद पोश और कारोबारी बन गए हैं जिस्म के शौकीन। एक मशहूर ज्वेलर का नाम भी आया सामने। दून की शान में किसने की गुस्ताखी, किसके शह पर पनप रहा है ये गंदा धंधा। आखिर कौन है वो गुस्ताख ज्वेलर? नेटवर्क 10 करेगा कौन है वो गुस्ताख ज्वेलर, देखिए नेटवर्क 10 पर। एक साल हो गया आपके विश्वास का, एक साल गुजर गया आपके साथ का। आपकी मोहब्बतों के सहारे हम आगे बढ़े। अशोक पांडे जी को प्रबंध नहीं कर पाए, आपकी आवाज बुलंद रही। तो आपके यकीन ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नेटवर्क 10 के एक साल पूरा होने पर पूरे साल की गतिविधियों को समेटे महा एपिसोड 15 फरवरी सुबह 10 बजे से लगातार। भूमि में 120 करोड़ की रकम आई, लेकिन उत्तराखंड की लोकशाही 11वें महीने तक एक ढेला भी खर्च न कर पाई। मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सबने ताकत लगाई, लेकिन टस से मस नहीं हुई प्रदेश की अफसरशाही। लैप्स होने की कगार पर 10 लाख लोगों का हक। कौन मारे बैठा है